आइए सबसे पहले हम सभी कहानियों को क्रमानुसार देखें इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है, एक चांद वाली दुनिया में लहना ने आकाश से कहा, अपने भाग्य में ईद के रोज़ राह में सिक्का बदलना लिखा है। और चीफ कहता है कि तीसरे परिंदे को राजा के घटवार की बेगम के पिता माता दीन के पास अमृतसर भेज दें। यहाँ पर देखिए, एक चांद, यानी कि एक से आपको याद रख लेना है एक टोकरी भर मिट्टी, चांद से चंद्रदेव से मेरी बातें, और वाली से हो जाएगा दुलाई वाली, दुनिया से अभिप्राय है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, मैं से कानों में कंगना, लहना यानी कि उसने कहा था, आकाश से आकाशदीप, और उसके बाद है अपने भाग्य यानी कि अपना अपना भाग्य, ईद से ईदगाह, और रोज़ से रोज़ यानी कि गैंग्रीन, राह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका राही, और सिक्का बदलने से है सिक्का बदल गया। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, चीफ कहता है, यहाँ से आप सब लोग समझ गए होंगे चीफ की दावत, तीसरा से तीसरी कसम, परिंदे से परिंदे, राजा से हो जाएगा राजा निर्बंसिया, घटवार से कोसी का घटवार, और बेगम से हो जाएगा लाल पान की बेगम। इसके बाद यहाँ पर है देखिए पिता, पिता के बाद है माता दीन यानी कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और लास्ट कहानी है हमारी अमृतसर आ गया है। यही इन सभी कहानियों का क्रम है। एक बार आप इनको फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे ये शुरुआत से लेकर के अंत तक आप इनको याद रख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पर देखिए, जो टोकरी भर मिट्टी 1901 की है, चंद्रदेव की से मेरी बातें 1904 की, दुलाई वाली 1907 में है। ठीक वैसे ही उसके बाद आप देखेंगे कि जो कानों में कंगना है ये 1913 है ना। ऐसे करके आप इनको याद रख लें। आइए अब पढ़ लेते हैं हम कहानी। नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कहानी, राही। सुभद्रा कुमारी चौहान आप सभी लोग जानते हैं, जो बहुत सारे आंदोलनों में सक्रिय रहीं, और नागपंचमी के दिन इनका जन्म हुआ है। ये भी आप इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको ध्यान रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जितने भी कांग्रेस के जो उनके समय में आंदोलन रहे हुए हैं उनके ऊपर लिखा है, और ये इनकी काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कहानियों में भी इन्होंने इसी प्रकार का लेखन जो है वो किया है। इनकी इस यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल राही कहानी भी उनकी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कांग्रेस के जो आंदोलनकारी हैं, जिन्हें समय समय पर जेल में डाला जाता रहा, और जेल के अंदर के अनुभव को यहाँ पर अनीता के माध्यम से प्रदर्शित करने का जो प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा किया गया है। तो आइए इस कहानी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से इसके मुख्य तथ्य हैं और इसका मूल पाठ जो है किस प्रकार का है। सबसे पहले वर्ष 1947 में सीधे साधे चित्र जो इनका कहानी संग्रह रहा है उसमें ये संकलित है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सीधे साधे चित्र जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का अंतिम कहानी संग्रह रहा। इस संग्रह में कुल इनकी 12 कहानियां हैं, जिनमें यहाँ पर कई जगह ये आपको 14 भी दी रही जाती हैं, लेकिन सर्वमान्य मत अनुसार ये 12 ही होंगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, इनमें से रूपा है, कैलाशी नानी हो गया, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींगवाला, राही, तांगेवाला और गुलाब सिंह। तो ये 12 कहानियाँ आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसके अलावा ज़्यादातर ये काव्य लेखन के लिए फेमस रही, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें त्रिधारा, मुकुल इत्यादि इनके जो मुख्य जो काव्य संग्रह रहे। और इनकी जो फेमस कृति है ये आप सभी लोग जानते हैं, वो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की जो कविता रही है वो वाली, और इसके साथ साथ जलियांवाला बाग पर भी इन्होंने कविता लिखी है। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि झांसी की रानी कविता की रचयिता, तो इसको भी आप साथ में याद रखें। अन्य कहानी संग्रहों में बिखरे मोती 1932 में लिखा था, और उन्मादिनी इन्होंने 1934 में लिखा था। इस तथ्य को भी आप याद रखें। और इन्होंने कहानियों के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 2 बार जो है इनको शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। तो कहानी के लिए ही इन्हें साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयाग में है उसके द्वारा 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, इस कहानी के बारे में और चीज़ें देखते हैं। अभावग्रस्त देशवासियों के प्रति एक संवेदनशील एवं मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति इसमें की गई है।
जेल के परिवेश का चित्रण है। राही की विवशता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर भी चिंतन किया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं बहुत से आंदोलनों की साक्षी रही और यही चीज़ यहाँ पर भी ये बता रही हैं कि जो कांग्रेसी आंदोलनकारी रहे वो सत्ता में आसीन ही रहना चाहते थे। ठीक है, और इस चीज़ को इस कहानी में इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है ये। तो ये इसके मुख्य मुख्य बातें थी। अब यहाँ पर हम इसमें जो अन्य तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं, जैसे इसका मूल कथ्य क्या है या मूल जो प्रतिपादन इस कहानी का या प्रतिपाद्य क्या है इस कहानी का, वो भी आपको देखना है। तो संवादात्मक और आत्मकथात्मक शैली में इस लिखी गई कहानी में मांगरेरी जो जाति हैं उसकी कठिनाइयों का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति का चित्रण व सत्ता भक्ति पर भी इसमें व्यंग्य किया गया है। छोटी सी कहानी है, अगर आपको ये आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो ये आपको उतनी लंबी कहानी नहीं दिखेगी जितनी बाकी कहानियां हैं। राष्ट्रभक्ति के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर स्त्री वेदना का चित्र भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। अनित जो राही है उसके माध्यम से ही कि अपने बच्चों को पालने के लिए उसे विवश होकर जो है चोरी करनी पड़ती है और पुलिस के द्वारा जो है उसके पति की पीट पीट कर जो है हत्या भी की जाती है, जो कि कहानी में बताया गया है। इसमें गरीबी और बेरोजगारी का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है और गरीबों को पुलिस के द्वारा सताए जाने का चित्रण भी दिखाया गया है कि पुलिस भी उसी के साथ अत्याचार करती है जो गरीब हो, असहाय हो। मतलब जो समाज में अच्छे ओहदे पर हैं उनके ऊपर इस तरीके की जो अत्याचार करने की हिमाकत पुलिस भी नहीं करती, ये भी इस कहानी में बताने का प्रयास किया गया है। बात अगर हम करें इसकी पात्र योजना की, तो पात्र इसमें केवल दो ही हैं मुख्य रूप से, एक राही और दूसरी अनीता। दोनों ही जो हैं जेल में हैं, एक आंदोलन की वजह से और एक जो है चोरी की वजह से। मांगरेरी जाति की गरीब महिला है राही, जो कि अनाज की चोरी के जुर्म में जेल में डाल दी जाती है और पुलिस द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है, जो कि कहानी के माध्यम से हमें मालूम होता है। अनीता है जो संपन्न वर्ग की एक समाज सुधारक है और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई है। अन्य पात्रों में राही का पति, राही के बच्चे, अनीता के पिता और स्त्री जेलर इत्यादि ही इसमें देखने को मिलते हैं, जिनका ज़्यादा रोल हमें देखने को नहीं मिलता कहानी में। ठीक है, तो पूरी की पूरी कहानी राही और अनीता के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। सारांश रूप में अगर हम देखें तो निर्धन वर्ग की अभावग्रस्ता के कारण अपराधी मनोवृत्ति की ओर बढ़ने का चित्रण इस कहानी में किया गया है। साथ ही साथ पूरी की पूरी कहानी राही और अनीता के संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। भूख से व्याकुल बच्चों की पीड़ा से विवश होकर एक माँ का चोरी करने का चित्रण इस कहानी में दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये मार्मिकता को स्पष्ट कर ये मतलब छूती है या स्पर्श करती है। कहानी में सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता लोलुपों पर व्यंग्य किया गया है और लेखिका के अनुसार गरीबों का कष्ट निवारण ही सच्ची देशभक्ति एवं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये भी प्रश्न में अगर आपको पूछा जाए कि लेखिका के अनुसार सच्ची देशभक्ति और मानवता को ही क्या बताया गया है, सबसे बड़ा धर्म बताया गया है इसमें। दोनों ही महिलाएं कारावास में हैं, एक स्वतंत्रता आंदोलन के कारण व दूसरी चोरी के अपराध के कारण। वार्तालाप के दौरान स्पष्ट होता है कि राही को निम्न और मांगरेरी जाति की होने के कारण मजदूरी नहीं मिलती है। मांगने पर भोजन न मिलने पर चोरी की गई और पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। लेखिका को बताती है कि पति की पुलिस की मार के कारण मौत हो गई और बच्चे बेसहारा हैं। तो ये इस कहानी का एक छोटा सा सारांश है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे के पूरे जेल के परिवेश का चित्रण ही इस कहानी में दिखाया गया है और उसी पर एक रात में उनकी जो बातचीत होती है आपस में, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम इसके मूल पाठ को पढ़ते हैं और इसके अलावा इसके संबंध में कुछ लेखकों के कथन हैं, वो अभी इस कहानी में मैंने नहीं रखे हैं, लेकिन आपको मैं वो बाद में बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, राही सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए शुरुआत यहाँ पर फिर से संवाद से ही हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले हमने जो दूसरी कहानी भी पढ़ी थी, चाहे कानों में कंगना हो, उसकी शुरुआत भी संवादों से ही हुई थी। तो संवादात्मक शैली का चित्रण इसमें रहा है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3 बार 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरेरी है, हम केवल मांगते हैं और खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई।
वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, हो सकता है इसको पूछा जाए तो इसको ध्यान में रख लेना कि गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। ठीक है। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो यहां पर पुलिस का जो अत्याचार है वो दिखाया गया है कि उसके पिता को जो पीट पीट कर मार दिया गया था जेल में ही। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। राही ने कहा, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा मिली थी, वहीं मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने के पहनने का समान अधिकार है ही। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य ये है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लेखिका के द्वारा एक व्यंग्य किया गया है उन लोगों के ऊपर जो अपने नाम पहचान के लिए ही जेल की तरफ आ रहे हैं, या फिर जिन्हें सत्ता की चाह है या फिर नेतृत्व की चाह है, वो ही जेल में आकर ए बी क्लास की बात करते हैं। उन्हें समाज से कोई सरोकार नहीं है, इस पर इन्हें व्यंग्य किया गया है। लेकिन यहाँ पर अनीता जो है ये बात सोच रही है कि हम सब एक ही तो संतानें हैं, फिर क्यों जो है अमीरी और गरीबी का यहाँ पर भेदभाव है। अनीता सोच रही थी, कल तक तो जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्त हैं या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता की ही अनीता को ही खाई जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए इसको भी आप याद रखें कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कथन किसके द्वारा कहलवाया गया है? अनीता के द्वारा, जो अपने आप में वो सोच रही है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमें अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो हमें तो देहातों में ही है। यहाँ पर ये वाली कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि वास्तव में जो हमारा देश है वो कहाँ पर है? आज भी देहातों में है, गाँव में है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार।
अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री की और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसको भी पूछा जाए कि संसार की मृग मरीचिका में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। यह कथन किस कहानी में आया है, तो इसको भी आप याद रखें। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। महत्वपूर्ण है ये पंक्तियां सारी की सारी। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता और अपने पास रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो इस कहानी में अभी जो खत्म होने से पहले कुछ एक कथन जो आए हैं, इन कथनों को आप जरूर याद रखें। हो सकता है इनसे आपको प्रश्न बने। अब इस कहानी को लेकर के और सुभद्रा कुमारी चौहान को लेकर के कुछ कथन रहे हैं जो कि इस वाले सेशन में मैं आपके बीच में यहाँ पर नहीं रख पाया हूँ। अगले सेशन में ज़रूर आपके साथ वो डिस्कस कर लूँगा। तो आई होप आपको ये वाला सेशन जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। और जो भी तथ्य इस कहानी में हैं मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको वो सारे बताने की कोशिश की है। मूल पाठ का अध्ययन एक बार आप ज़रूर कर लें ताकि आपको फिर किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। तो अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हम एक नए कहानी के साथ नए सेशन में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।